गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो मैं आ गई हूँ हिस्ट्री का अगला पार्ट 2 लेकर, जिसमें आपकी बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटरनिक युग एवं जुलाई क्रांति और बहुत कुछ हिस्ट्री के कंसेप्ट। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं अगला पार्ट पूरी एनर्जी के साथ। आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको पढ़ाने से पहले ये बता दूं बच्चों कि कल जो मैं इटली की राजधानी की बात की थी, तो वहाँ मैं मेरे से गलती हो गया है बच्चों। इटली की राजधानी रोम है और मैं वेटिकन सिटी बोलती थी फर्स्ट लेक्चर में, जिससे आप सही कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो आज पहले मैप में देखती हूँ कि किस किस सिटी के बारे में, इटली के कौन कौन से शहर, फ्रांस के कौन कौन से शहर और जर्मनी के कौन कौन से शहर हैं, स्विट्जरलैंड के कौन कौन से शहर के बारे में इस बुक में हम समझेंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एक जेनेवा के बारे में। ओके, फिर उसके बाद फ्रांस में पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, और उसके बाद आपका सिसिली आएगा, सार्डिनिया आएगा। ठीक है बच्चों, ये सारे, फिर आएगा ये वेनेसिया, इसको वेनिस लिखा गया है, वेनेसिया। और उसके बाद लोम्बार्डिया आएगा बच्चों, जो कि यहाँ पे है आपका, इसी में इटली के ये में। ठीक है, तो आज हम इन सारे शहरों की बात करेंगे, ये सब इसमें आएगा। तो आप पहले मैप में देखिए, उसके बाद आप यहाँ देखिए बच्चों। कल जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि फ्रांस के क्रांति के बाद एक भावना उत्पन्न हुई जिसे हम राष्ट्रवाद कहते थे। ठीक है, राष्ट्रवाद को मैंने बताया था कि देश के प्रति लगाव, प्रेम या भाव को हम राष्ट्रवाद बोलेंगे बच्चों। और उसके राष्ट्रवाद को विकसित करने में फ्रांस की राज्य क्रांति और नेपोलियन के आक्रमणों का और नेपोलियन के द्वारा चलाई गई नीतियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, लेकिन बच्चों उसके बाद मेटरनिक, जो वियना सम्मेलन हुआ था, उसने नेपोलियन के सारे जो भी ये काम थे उन सब को विरुद्ध किया था, और फिर से वियना सम्मेलन के तहत वही ये स्थापित करना चाहता था फ्रांस में, वही राजतंत्र स्थापित करना था, लोगों के भावनाओं को दबाना था वियना सम्मेलन का कार्य। ओके बच्चों, अभी दिवाली के टाइम चल रहे हैं, तो हमारे घर के पीछे कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, तो जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ बच्चों आपसे। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि नेपोलियन ने राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो कि वियना सम्मेलन के तहत इसे दबाया जा रहा था। अगर आप पहले वीडियो देखे होंगे तो वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था और उसके मेज़बान कौन था, कौन कौन से देश भाग ले रहे थे उसमें, ये सारे आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, आज हम देखेंगे बच्चों, जब नेपोलियन का डेथ हो जाता है, नेपोलियन युग का अंत हो जाता है, तो मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। हम आज यही पढ़ने वाले हैं कि मेटरनिक युग की शुरुआत हुई तो क्या क्या हुआ, मेटरनिक ने क्या किया। ठीक है, इटली पर अपना प्रभाव, नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, ये आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। किस सम्मेलन के माध्यम से बच्चों? वियना सम्मेलन के माध्यम से। अगर ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि मेटरनिक युग की शुरुआत किस सम्मेलन के माध्यम से हुई, तो वियना सम्मेलन के माध्यम से। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया, जिसमें सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। कहने का मतलब, ये बुर्बो वंश कौन थे बच्चे?
बुर्बो वंश फ्रांस के शाही घराना, वंश माने खानदान, वहाँ के जो राजा थे उनके खानदान का नाम था बुर्बो वंश, ठीक है। अब उसका जो बुर्बो वंश का सम्राट था फर्डिनेंड, उसको मेटरनिक ने सिसिली और नेपल्स को दे दिया था। सिसिली और नेपल्स इटली के प्रांत थे बच्चों, जो कि देखिए सिसिली एक द्वीप है, भूमध्य सागर में मौजूद है। यहाँ पे ये है आपका सिसिली और ये भूमध्य सागर में है, ठीक है। इटली का एक प्रांत है और इसे द्वीप कहते हैं। द्वीप माने वैसा एरिया जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सौंप दिया, पहला काम तो ये किया कि सिसिली और नेपल्स को। दूसरा, रोम जो कि इटली की राजधानी है बच्चों, उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया। पोप कौन होते हैं? ईसाई के जो फादर होते हैं, जैसे अगर हिंदू रिलीजन में देखा जाए तो पंडित है, मुस्लिम में मौलवी, उसी तरह से जो धर्म गुरु होते हैं इस ईसाइयों के, उन्हें पोप कहा जाता है। पोप को सौंप दिए गए। लोम्बार्डी एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। परमा मोडेना और टर्कनी की प्रांत हैबर्स वर्ग राजवंश को दे दिए गए। हैबर्स वर्ग राजवंश क्या था? हैबर्स वर्ग राजवंश जर्मनी और इटली से जुड़ा हुआ एक शाही घराना है बच्चों, ठीक है। तथा जिनेवा और सार्डिनिया पीडमाउंट के राज्य में शामिल कर दिए गए। ये जिनेवा आप बहुत बार सुनते होंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें भी जिनेवा के नाम आएगा, जो कि WHO का मुख्यालय है। बहुत सारे जो जिनेवा है, बहुत सारे यूएनओ का, यूनाइटेड अंतरराष्ट्रीय संगठनों का ये मुख्यालय है वहां पे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन का यहाँ पे बहुत सारे मुख्यालय हैं बच्चों। और सार्डिनिया पिडमाउंट, जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्यों में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। तो ये रियासत क्या है बच्चों? रियासत जिस राजघराने को रियासत कहते हैं, जिस भी क्षेत्र पर राजाओं का राजाओं का अधिकार हो, उस क्षेत्र को हम रियासत बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जिस भी क्षेत्र पर राजाओं का अधिकार हो उसे हम क्या कहते हैं? रियासत, ठीक है। जैसे कि भारत में आजादी के समय जिस जिस राज्य पर ब्रिटिशों का राज नहीं था, उस राज्य को हम रियासत कहते थे, ठीक है। अगर आपको मालूम है कि भारत में ब्रिटिश के समय कितनी रियासत हैं तो हमें कमेंट करें। रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया, तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। वियना सम्मेलन के तहत मेटरनिक का क्या भाव था, क्या काम था कि किसी भी व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगे। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। मेटरनिक ने वही व्यवस्था की स्थापना करी जिसने जो पहले था बच्चों फ्रांस में राजतंत्र, ठीक है। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजयी थी, यानी कि वियना सम्मेलन सफल रहा बच्चों, ठीक है। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। कहा जाता है ना बच्चों कि जो गलत काम होते हैं वह बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है, कोई ना कोई उसका अंत करने वाला आता है, ठीक है। और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। आगे देखते हैं बच्चों, फ्रांस में वियना व्यवस्था के यहाँ पे मेटरनिक युग समाप्त हो गया। देखते हैं फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था की स्थापित करने के लिए पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। यानी कि जो वियना सम्मेलन के तहत इस लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया था, उसे फिर से स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई, जिसका राजा बना लुई 18वां, जो फ्रांस का राजा था, ठीक है। अच्छा, लुई लुई शब्द फ्रांस के राजाओं के लिए आता है। बस हम लुई
उनको उनके नाम में लुई लगाते हैं बच्चों। इनको सीक्वेंस वाइज पढ़ा जाता है, जैसे अगर 16वां हो तो लुई 16वां, लुई 18वां, इस तरह से पढ़ते हैं। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। यानी कि उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। यानी कि लुई 18वां भी जैसा मेटरनिक युग ने शुरुआत किया था जिस व्यवस्था को, उसे ही चलने दिया बच्चों, ठीक है। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के माध्यम मध्य बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है? प्रतिक्रियावादी किसे कहते हैं बच्चों? प्रतिक्रियावादी उसे कहते हैं जो किसी चीज को बदलने की क्षमता रखता हो, जो किसी एक जो भी अभी चल रहा है उस चीज को बदलने की क्षमता रखने वाले को हम प्रतिक्रियावादी कहते हैं। सुधारवादी शक्तियों के बीच जो था, लुई 18वां जो राजा था, इन दोनों के बीच जो बदलने की कोशिश कर रहे थे, जो सुधार करने की कोशिश कर रहे थे, उन दोनों शक्तियों के बीच तालमेल बैठाई। सामंजस्य का मतलब तालमेल बैठाने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से, यानी कि लुई 18वां फ्रांस की राजा की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। ठीक है बच्चों, इन सारी बातों का परिणाम निकल के आता है 2 क्रांति। एक होता है जुलाई क्रांति और एक क्रांति, और दूसरा को 1848 की क्रांति के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा अब आते हैं चार्ल्स एक्स के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। ये चार्ल्स एक्स लुई 18वां के ही शायद भाई था, ठीक है, उसी के घराने से था बच्चों। तो यानी कि मेटरनिक युग का जब शुरुआत हुआ तो उसके बाद व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया, पुनः स्थापित किया गया। लुई 18वां को राजा बनाया गया और इसने दोनों के बीच, जो प्रतिक्रियावादी थे और सुधारवादी थे, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किए, जिसका परिणाम हुआ जुलाई क्रांति और 1848 की क्रांति। ठीक है बच्चों, हम अब जुलाई की क्रांति देखते हैं क्या है। पहले देखेंगे चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स एक्स एक निरंकुश का मतलब जिसपे हम अंकुश ना लगा सके बच्चों। चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोल गिनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोल गिनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने वाला प्रयास किया। यहाँ पे समझेंगे बच्चों कि जो चार्ल्स एक्स था, जब इसके शासनकाल थे तो इसने अपने शासनकाल में राष्ट्रीयता की जो भावना उत्पन्न हो रही थी, जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने की बहुत हद तक प्रयास किया और संवैधानिक लोकतंत्र की राह में गतिरोध उत्पन्न किया। और जो लुई 18वां राजा था, उसके द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता, ये समान नागरिक संहिता कहने का मतलब कि सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही रूल होनी चाहिए, जिसे स्थापित किया था लुई 18वां ने। ठीक है, इससे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट बच्चों या एग्जाम के लिए, अगर पूछता है कि लुई 18वां किस संहिता को ये स्थापित किया था, तो समान नागरिक संहिता के स्थान पर स्थापित किया था, जिसे जिसे पोलगेनिक ने क्या किया बच्चों, उसे हटाकर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना करी, यानी कि अब सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे बच्चों, सिर्फ अभिजात्य वर्ग यानी कि जो सबसे आगे थे, जो सबसे अपर कास्ट थे बच्चों, उनको ये सारे शक्तिशाली बनाया, ठीक है। उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदमों को उदारवादियों ने, उदारवादी मतलब लिबरलिज्म, ठीक है, जो लिबरल रहना चाहते हो, जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उनको बोलते हैं उदारवादी। उदारवादियों ने चुनौतियों तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलगीनेक के विरुद्ध गहरा असंतुष्ट प्रकट किया। चार्ल्स एक्स ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप, जिसे चार्ल्स एक्स ने प्रधानमंत्री बनाया था बच्चों, उस पोलगेनिक ने समान नागरिक संहिता को हटाकर अभिजात्य वर्ग की स्थापना करी, तो उदारवादियों ने क्या किया, विरोध किया। उस विरोध के बाद चार्ल्स एक्स ने, उसके विरोध के कारण चार्ल्स एक्स ने क्या लागू किया, 25 जुलाई 1830 को 4 नियमों को बनाया। अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों को, जो उदारवादी थे, जो लिबरल लोग थे, उनका गला घोटने का प्रयास किया, ठीक है। इन अध्यादेशों के विरोध में कोई ऐसे नियम होंगे जो इन उदारवादियों को पसंद नहीं आए होंगे, उन्हीं की बात कर रही है। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। वे पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी। और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गए। गृह युद्ध क्या होते हैं बच्चों, जो अपने ही देश के अंदर लड़ी जाए, जो अपने ही समाज के अंदर लड़ी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः इसका 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम क्या हुआ कि चार्ल्स एक्स फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। पलायन माने भाग गया, तो भागना ही पड़ेगा ना बच्चों, जब कोई गलत काम करेगा तो उसे तो गद्दी छोड़ के भागना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी निरंकुश हो। निरंकुश का मतलब तानाशाही बच्चों, ठीक है, तानाशाही। ये इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है कि गलत कभी भी राज नहीं कर सकता है। पलायन कर गया और इस फ्रांस में बुर्बो वंश की शासन का अंत हो गया। याद रखिएगा कि अगर पूछे कि फ्रांस में बुर्बो वंश की शासन किस क्रांति के बाद अंत हो गया था, तो जुलाई क्रांति के बाद, ठीक है बच्चों। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश की स्थापना पर आर्लेयंस वंश को गद्दी सौंपी गई। आर्लेयंस, याद रखिएगा कि बुर्बो वंश के बाद किसके हाथ में गद्दी आया, आर्लेयंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिसों के जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त की थी। अतएव इसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र की निमित्त रही। ये थोड़ा बहुत इन लोग के साथ मिल के रह रहा है बच्चों, लेकिन इसे भी गद्दी छोड़कर 1848 ईस्वी की क्रांति में भागना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। तो हम आज जुलाई की क्रांति यहीं तक देखते हैं बच्चों, और इन सभी जितने भी आप पढ़े एनसीईआरटी के लाइन, सभी को क्वेश्चन के फॉर्म में हम अपने नोट्स में लिख दिए हैं बच्चों। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ, ठीक है। ये मेटरनिक युग क्या है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार मैं पढ़ा भी देती हूँ बच्चों जो लिखा हुआ। मेटरनिक युग क्या है, तो अभी आपने देखा कि नेपोलियन युग के अंत के बाद वियना सम्मेलन के माध्यम से मेटरनिक युग की अंत, यहाँ गलत हो गया थोड़ा, माध्यम से मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, ठीक है। नेपोलियन के युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। इस युग में मेटरनिक ने अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए इटली को क्या किया बच्चों, कई राज्यों में विभाजित कर दिया, जो कि यहाँ हम लाइन बाय लाइन लिख दिए हैं। जैसे सिसिली और नेपल के प्रदेशों को, सिसिली क्या है बच्चों, एक द्वीप है, ये आपके नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है।
प्रदेशों को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। ये बुर्बो वंश क्या है? फ्रांस का शाही घराना। यहाँ के राजा को लुई कहा जाता है। फ्रांस के राजा को, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि फ्रांस के राजा को लुई बोलते हैं बच्चों। रोम, दूसरा, रोम इटली की राजधानी और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। मेटरनिक युग में लोम्बार्डी एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व कायम हुई। ठीक है। पर्मा, मोडेना और टर्कनी के प्रांत हैबर्सबर्ग राजवंश। हैबर्सबर्ग कहाँ के राजवंश है? पहले भी बताया मैंने आपको। जर्मनी और इटली के दो इटली को, अच्छा यहाँ से इटली से जुड़े हुए, इटली से जर्मनी और इटली से जुड़े हुए ये शाही घराना है। ये शाही घराना जुड़ा हुआ था जर्मनी और इटली से। ठीक है। को दिए गए तथा जेनेवा और सार्डिनिया, जेनेवा में WHO का मुख्यालय है और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया बच्चों। ठीक है। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया एवं हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे, जिसके फलस्वरूप मेटरनिख के फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन सफल हुआ। ठीक है बच्चों। जिसके फलस्वरूप दो क्रांति हुई, जो कि एक 1848 की क्रांति और एक 1830 की क्रांति। यहाँ देखेंगे बच्चों, 1830 की क्रांति कहाँ पे हुआ? फ्रांस में, अभी आपने पढ़ा। और इस क्रांति को जुलाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या थे बच्चों? चार्ल्स एक्स के द्वारा राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया गया, यही एक कारण था। चार्ल्स एक्स के द्वारा पोलगेनिक को प्रधानमंत्री घोषित करना और यही पोलगेनिक के द्वारा समान नागरिक संहिता, जिसे लुई 18वां ने स्थापित किया था, उसके स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना इत्यादि और भी परिणाम है, जो आप खुद से भी लिख सकते हैं। इतना काफी है बच्चों। ठीक है। अच्छा, इसका विरोध कौन कौन किया? इस क्रांति में उदारवादियों द्वारा पोलगेनिक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया गया एवं चार्ल्स एक्स के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, जिसे हम जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। परिणाम क्या हुआ बच्चों? परिणाम बुर्बो वंश की स्थापना पर अर्लेयंस वंश की गद्दी सौंपी गई और लुई फिलिप का फ्रांसीसी सिंहासन पर शासन हुआ। ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। जहाँ भी आपको थोड़ा भी लगे कि मुझे यहाँ ऐसे करना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में फीडबैक दें बच्चों ज़रूर। मेरी वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे हो तो भी, और ना लगे हो तो भी। ठीक है बच्चों। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।